Hello everyone, welcome to Editorial Insights, where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials. And we discuss these from Monday to Friday at 10 a.m. और आज का जो एडिटोरियल है वो बहुत स्पेशल है। कल हमने सक्सेसफुली चंद्रयान 3 को लैंड कराया मून के सदर्न पोल पे, और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और उसी को सेलिब्रेट करते हुए आज का एडिटोरियल है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो जो टाइटल है वो है ऑन द मून, ओवर द मून। ऑन द मून किसको शो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो लैंडर है वो सक्सेसफुली विक्रम जो लैंडर है वो सक्सेसफुली लैंड हो गया है मून की सरफेस पे। एंड ओवर द मून जो फ्रेज है उसका क्या मतलब होता है जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो, ठीक है, यू आर एक्सट्रीमली डिलाइटेड, तो हम ये फ्रेज यूज़ करते हैं ओवर द मून। तो ये किसके लिए यूज़ हुआ है? टू ऑल द पीपल, ऑल द इंडियंस जो इतने ज़्यादा खुश हैं, जिन्होंने और स्पेशली जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उनके एफर्ट्स, लेकिन उनके साथ साथ पूरे कंट्री के एस्पिरेशंस थी, सबके जो उम्मीदें थी वो इस मिशन से थी, और वो मिशन सक्सेसफुल हुआ, तो इसीलिए सब बहुत ज़्यादा खुश हैं ओवर द मून। तो जैसा कि आपको पता है, इसको क्विकली रीड करना है विदाउट द हेल्प ऑफ एनी डिक्शनरी। इसके एंड में एक वोकैब का क्वेश्चन है, आपको वो भी अटेम्प्ट करना है, फिर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ठीक है, और वोकैब का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वोकैब जो है इसको आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। At 5:40 p.m. on August 23, the Chandrayaan 3 lander was 1.7 ton hunk of metal, plastic and glass speeding in an orbit some 30 किलोमीटर above the moon। तो इस टाइम पर जो Chandrayaan 3 लैंडर था वो 1.7 टन हंक मीन्स अ लार्ज पीस और चंक ऑफ समथिंग। तो अ लार्ज पीस ऑफ व्हाट, किस चीज़ से बना हुआ था वो? मेटल, प्लास्टिक एंड ग्लास। ठीक है, तो वो तेज़ी से जा रहा था लूनर सरफेस के 30 किलोमीटर ऊपर अपने ऑर्बिट में। बट इन द नेक्स्ट 23 मिनट्स इट हैड मेड हिस्ट्री बाय स्लोइंग डाउन। और फिर नेक्स्ट 23 मिनट्स में उसने इतिहास रच दिया, मेड हिस्ट्री by slowing down, righting itself and guided by a suite of sensors and actuators gently descending to the moon's surface। और कैसे हिस्ट्री बनाई? पहले अपना ओरिएंटेशन ठीक किया, राइटिंग यानी कि राइट जो अलाइन अपनी जो ओरिएंटेशन है उसको सही किया। उसके बाद एक जो नंबर ऑफ सेंसर्स उस पर लगे थे उनकी हेल्प से, अच्छा स्वीट क्या होता है? इट्स नॉट सूट, इट्स स्वीट, SUITE, अ रेंज ऑफ। ठीक है, एक एक्सपेंसिव होटल का जो एक ऑफरिंग होती है, रूम आप कह सकते हो, बट स्वीट में डिफरेंट रूम्स होते हैं। तो होटल स्वीट भी होता है, लेकिन यहाँ पर वो होटल स्वीट की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है अ नंबर ऑफ सेंसर्स की। तो हम यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं कि बाय अ स्वीट ऑफ सेंसर्स, अ नंबर ऑफ सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स। उनकी मदद से उसने अपने आप को सही ओरिएंटेशन में रखा, और उसके बाद फिर वो जेंटली आराम से वो डिसेंड, दैट मीन्स इट केम डाउन स्लोली, और वो मून की सरफेस पे लैंड हुआ। सो एज इट टच डाउन शॉर्टली आफ्टर 6 p.m, पीपल गैदर्ड एट द वेरियस इसरो सेंटर्स एंड अक्रॉस इंडिया वर जुबिलेंट। तो जो जैसे ही वो लैंड हुआ, लोग इसरो के डिफरेंट सेंटर्स के बाहर जो है वो इकट्ठा हो गए, एंड दे वर वेरी हैप्पी। जुबिलेंट मीन्स एक्सट्रीमली हैप्पी, तो दे वर वेरी वेरी हैप्पी। And India is only the 4th country in history to have soft landed a spacecraft on the moon। So सिर्फ चौथी कंट्री है। उनमें से भी कौन कौन सी कंट्रीज हैं आप ये बताओ? ठीक है, यूएस, सोवियत यूनियन, चाइना और उसके बाद इंडिया। ठीक है, तो 4 कंट्रीज हैं जिन्होंने मून पे सॉफ्ट लैंडिंग कराई है अपने स्पेसक्राफ्ट की, एंड द फर्स्ट टू हैव डन सो इन द मून्स साउथ पोलर रीजन। और मून के सदर्न पोल रीजन में लैंड कराने वाली
पहली कंट्री बन चुके हैं इंडिया। द फीट इलस्ट्रेटेड अ सिंपल फैक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स स्पेस फ्लाइट मिशंस। अच्छा, जो ये फीट है हमने भाई कई बार कवर किया था हमने लास्ट मंथ। फीट क्या होता है? अचीवमेंट, ठीक है, अब तक याद हो गया होगा आपको। तो ये जो अचीवमेंट है क्या शो करती है? इट इलस्ट्रेटेड शोड विद एन एग्जाम्पल। ये एक तरीके से एक किस चीज़ का एग्जाम्पल हमें दिखा रही है कि अ सिंपल फैक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स स्पेस फ्लाइट मिशंस। इस चीज़ को शो कर रही है कि जो वैसे तो जो जितने भी स्पेस मिशंस होते हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन उसमें एक सिंपल फैक्ट है, एक बहुत सिंपल से एक सच्चाई, एक फैक्ट है। क्या है? बाय वर्च्यू ऑफ देयर इनॉर्मस हंगर फॉर रिसोर्सेज बट एट द सेम टाइम कैपेसिटी फॉर कैप्रीज, succeeding at them is indistinguishable from a triumph of human will. Now what does this sentence mean? कि by the virtue of, इसका मतलब क्या होता है? because of। तो because of their enormous hunger for resources, जितने भी स्पेस मिशंस होते हैं एक लार्ज अमाउंट ऑफ बजट चाहिए होता है उनको एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, फिर एक्चुअली उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इसीलिए जब हम कहते हैं कि इनॉर्मस हंगर फॉर रिसोर्सेज, यानी बहुत मनी, टाइम, एफर्ट्स सब चाहिए होते हैं इन मिशंस को जो है सक्सेसफुल बनाने के लिए। बट एट द सेम टाइम कैपेसिटी फॉर कैप्रीज। कैप्रीज क्या होता है? एक वर्ड हम बोलते हैं विम, ठीक है। विम का मतलब जो मन किया वैसे किया। अनप्रिडिक्टेबिलिटी कि अभी आप कुछ करना चाह रहे थे, ठीक है, आप काम करने चाह रहे थे, फिर आपका मन किया नहीं मैं काम नहीं करूँगा, मैं क्रिकेट खेलूंगा। तो इट्स लाइक विम होता है जो आपके मन में आपने वो किया अनप्रिडिक्टेबली, ठीक है। तो विम यहाँ पर कैप्रीज क्यों यूज़ किया गया है? कि जो स्पेस मिशंस है, एक तो वो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, दूसरा कि अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, कि बहुत बार आप सब चीज़ें आप कैलकुलेट करते हो, ठीक है, सारे एफर्ट्स करते हो, बट फिर भी कई बार वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर कैप्रीज वर्ड यूज़ किया है और ये हम पहली बार कवर कर रहे हैं, ठीक है। सो सक्सीडिंग एट देम इज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अ ट्रायम्फ ऑफ ह्यूमन विल। यहाँ पर देम किसके लिए यूज़ हुआ है? जो स्पेस मिशंस हैं। तो स्पेस मिशंस में जब हम सक्सेसफुल होते हैं तो वो इनडिस्टिंग्विशेबल है, यानी कि उसको उसमें और ह्यूमन विल के ट्रायम्फ में जो हमारे ह्यूमन की जो कुछ पाने की जो इच्छा शक्ति होती है, ठीक है, विल जो होती है उसमें और जो इन मिशंस में सक्सेस पाने में कोई फ़र्क नहीं है। यानी कि अगर आप जो है स्पेस मिशंस में, कॉम्प्लेक्स स्पेस मिशंस में सक्सेसफुल होते हो तो ये एक तरह से आपकी जो इच्छा शक्ति है उसकी जीत है। और इसी वजह से दैट इज़ वाई दे आर केपेबल ऑफ गैल्वेनाइजिंग पीपल। और इसी वजह से जो स्पेस मिशंस होते हैं वो लोगों को गैल्वेनाइज कर पाते हैं, उनको मोटिवेट कर पाते हैं एक्शन लेने के लिए, ठीक है। वो इसीलिए इतने ज़्यादा लोग इंस्पायर हुए। और आप देख सकते हो कि रिकॉर्ड नंबर ऑफ पीपल वॉच द लाइव टेलीकास्ट ऑफ द लैंडिंग। तो लैंडिंग भी बहुत ज़्यादा लोगों ने देखी क्योंकि लोग इंस्पायर्ड हैं इससे। क्यों इंस्पायर्ड हैं? क्योंकि वो एक ह्यूमन विल की जो जीत है, हमारी इच्छा शक्ति की जो जीत है, उसे रिप्रेजेंट करता है और इसीलिए लोग इंस्पायर होते हैं स्पेस मिशन से। एज चंद्रयान 3 हैज़ नाउ डन फॉर इंडिया। Okay, so the immediate implication of the Chandrayaan 3 lander now sitting on the moon is that ISRO took away the right lessons from the failure of the preceding mission, Chandrayaan 2. In September 2019, as the Chandrayaan 2 lander was 2.1 kilometers above the lunar surface, ISRO lost contact. ठीक है, तो क्या हुआ था कि immediate implication of is that क्या मतलब कि हम इससे हमें क्या पता चलता है कि जो ये सक्सेसफुल हुआ चंद्रयान 3 मिशन, कि चंद्रयान 2 की जो लास्ट स्टेज में जो फेलियर हुआ था उससे इसरो ने राइट लेसन्स लिए, ठीक है। और सितंबर 2019 में जब चंद्रयान 2 लैंड होने जा रहा था तो वो 2.1 किलोमीटर्स ऊपर था और उस वक्त कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया था और फिर वो क्रैश लैंड हुआ था मून पे। तो वहाँ से सही लेसन्स लिए और इस बार जो है वो सक्सेसफुल रहे। और यहाँ से हम अपने लिए भी हम बहुत अच्छे लेसन्स ले सकते हैं। जैसे कि अब एक फेलियर या फिर कहें कि एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट डज नॉट मीन कि आगे भी अनसक्सेसफुल ही रहेंगे।
की क्या है कि आप वहाँ से राइट लेसन्स लेते हैं, कि आप एनालाइज करते हैं कहाँ पर गलती हुई, क्या करना चाहिए था। अब 2019 के बाद 4 साल में इसरो ने क्या किया, उसने इसरो ने देखा कि क्या कौन से स्टेप्स थे जहाँ पर गलती हुई, ठीक है, और उसके बाद फिर करेक्टिव जो है एक्शन लिया, ताकि नेक्स्ट जो मिशन है वो सक्सेसफुल रहे। ओके, जो भी स्टेप्स लेने थे, चाहे वो उसके लैंडर की स्ट्रेंथ इंक्रीज करना हो, ठीक है, और उसके सॉफ्टवेयर को अपडेट करना हो, जो भी स्टेप्स लिए थे, लेकिन वो कब कब लिए गए, जब वो चंद्रयान 2 फेल हुआ था, ठीक है। तो वहाँ से लेसन्स लिए उनको अप्लाई किया। तो ऐसे ही अगर आप भी कोई एग्ज़ाम अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है, किसी भी वजह से अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, तो कोई बात नहीं, आपको वहाँ से लेसन्स लेने की क्या प्रॉब्लम आई, कौन से सेक्शन में आपके जो अटैम्प्ट्स थे वो इतने अच्छे नहीं रहे, या फिर जो है मिस्टेक्स ज़्यादा हुई, उस पर इम्प्रूव करना है और नेक्स्ट एग्ज़ाम फिर अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो और जब आपकी सक्सेस होगी तो फिर आपको भी ऐसा ही महसूस होगा जैसा अभी चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद आपको हुआ। तो based on data transmitted by the lander until then and that from other sources including the Chandrayaan 2 orbiter, ISRO pieced together the distal causes of the lander's premature demise। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो डिफरेंट सोर्सेज से डेटा कलेक्ट किया इसरो ने और फिर पीस टुगेदर किया, वो डिफरेंट जो इंफॉर्मेशन थी उन्हें एक साथ रखा, उन्हें समझा। तो पीस टुगेदर मीन कि जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन है उन्हें एक साथ लाकर समझना, एंड piece together the distal causes, proximal cause and distal cause। proximal यानी कि जो हमें लगता है कि ये कॉज है किसी चीज़ का, डिस्टल कॉज मतलब जो असली रीज़न होता है किसी भी इवेंट के पीछे। तो जहाँ पर अगर क्रैश होने की बात थी चंद्रयान 2 की, तो उसके पीछे जो क्या रियल रीज़न था, तो डिस्टल कॉज मतलब जो असली कारण था वो ढूंढने के लिए उन्होंने ये सारे डेटा को एनालाइज किया। डिस्टल कॉज ऑफ द लैंडर्स प्रीमेच्योर डिमाइस, प्रीमेच्योर यानी कि पहले ही, टाइम से पहले ही जो है, डिमाइस इज एंड, तो जो लैंडर जो टाइम से पहले ही वो क्रैश हो गया। Experts at ISRO then modified 21 subsystems to give rise to the upgraded Chandrayaan 3। तो उन्होंने कितने 21 सबसिस्टम्स को मॉडिफाई किया, उनमें चेंजेस किए, और उसकी वजह से गिव राइज टू मतलब लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ, उसी की वजह से फिर उन्होंने डेवलप किया चंद्रयान 3 लैंडर। द लैटर इज पर्टिकुलरली डिस्टिंग्विश्ड बाय द रिडंडेंसीज बिल्ट इनटू इट। If one component or process had failed, another would likely have taken over। रिडेंडेंसी हम जब इंग्लिश में बात करते हैं तो उसका क्या मीनिंग होता है कि कोई चीज़ यूजलेस है, काम की नहीं है, रिडेंडेंट है, ठीक है। लेकिन इंजीनियरिंग में आप में से काफ़ी लोग इंजीनियर्स होंगे, तो इंजीनियरिंग में क्या होता है कि जब हम रिडेंडेंसी की बात करते हैं तो हम ऐसे सिस्टम्स रखते हैं अपने सिस्टम, अपने जो भी हम बिल्ड कर रहे हैं, कि अगर हमारा एक सिस्टम फेल हो जाए तो दूसरा सिस्टम टेक ओवर कर सके। तो इसीलिए उस जो चंद्रयान 3 का लैंडर है उसमें मैनी रिडंडेंसीज वर इंट्रोड्यूस्ड, ताकि अगर एक सिस्टम फेल हो जाता है तो दूसरा सिस्टम टेक ओवर कर ले और मिशन सक्सेसफुल रहे, ठीक है। तो ये सब स्टेप्स लिए गए थे। टेकिंग अ ब्रॉडर व्यू ऑफ द टाइम चंद्रयान 3 सिट्स एट एन इम्पॉर्टेंट जंक्चर। अगर हम देखें तो चंद्रयान 3 जो है वो समय के एक बहुत इम्पॉर्टेंट पड़ाव पर है, एक इम्पॉर्टेंट जंक्चर पे है। तो जंक्चर एक टाइम में किसी भी एक पॉइंट को हम जंक्चर कह सकते हैं, और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात हो रही है। इंडिया इज नाउ अ मेंबर ऑफ द आर्टेमिस अकॉर्ड्स। आर्टेमिस अकॉर्ड्स यूएस के साथ साइन किए हैं, ठीक है। अकॉर्ड्स क्या होते हैं? एग्रीमेंट्स। तो आर्टेमिस अकॉर्ड्स इंडिया ने साइन किया यूएस के साथ, तो इंडिया एक मेंबर है इसका। द यूएस लेड मल्टीलेटरल एफर्ट टू प्लेस ह्यूमंस ऑन द मून बाय 2025। तो इस इन अकॉर्ड्स में कोशिश की जाएगी कि 2025 तक ह्यूमंस को मून पर पहुंचाया जाए, एंड देयर आफ्टर टू एक्सपैंड ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन टू द अर्थ्स वाइडर नेबरहुड इन द सोलर सिस्टम। और उसके बाद मून के बाद फिर और ज़्यादा जो पहले ह्यूमंस को मून तक पहुंचाया जाएगा और फिर उसके बियॉन्ड भी ले जाने की कोशिश की जाएगी। ह्यूमन एक्सप्लोरेशन टू द अर्थ्स वाइडर नेबरहुड in the solar system, given the firsts that India has now achieved
it has an opportunity to lead the other Artemis countries interested in maximizing the contributions of the space sector to their economies. और अब क्योंकि इंडिया ने ये पहले अचीव कर लिया है, तो इंडिया के पास अब एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है कि बाकी कंट्रीज़ को लीड करे और उन्हें हेल्प करे कि वो भी स्पेस सेक्टर के कंट्रीब्यूशन को बढ़ा सके अपनी इकोनॉमी में. ठीक है. सो अलॉन्गसाइड द यूएस, तो इंडिया जो है यूएस के साथ वर्क कर रहा है, और भी कंट्रीज़ हैं और इंडिया जो है वो उनकी हेल्प कर सकता है जो ये अभी खुद जो इंडिया ने अचीवमेंट हासिल किए इस तरह की और अचीवमेंट्स पाने में. सो while Russia and India were not racing to land on the moon this week, the failure of Russia's Luna 25 spacecraft on August 19 foretells the country's inability to contribute in more limited fashion in this decade at least to the International Lunar Research Station program, which it leads together with China as a parallel access to the Artemis Accords. तो दो चीज़ों की बात हो रही है. एक है Artemis Accords जो यूएस, इंडिया और बाकी कंट्रीज़ जो है वो मिलकर ये आर्टेमिस अकॉर्ड्स प्रोग्राम जो है उसके पार्ट हैं. दूसरी तरफ है चाइना और रशिया का एक प्रोग्राम जिसका नाम है इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन. ओके, तो इन दो चीज़ों की बात हो रही है. इंडिया किसका पार्ट है? आर्टेमिस अकॉर्ड्स का. तो अब यहाँ पर है कि हालांकि इंडिया और यूएस रेस नहीं कर रहे थे क्योंकि लास्ट वीक रशिया का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट भी जो है मून पर लैंड होने वाला था, लेकिन वो क्रैश हो गया. तो वो फेल हो गया अगस्त 19 को. तो इससे क्या पता चलता है? फोरटेल मतलब प्रिडिक्ट करना. तो इससे ये हमें क्या इंडिकेट करता है कि द कंट्री चाइना की रशिया की बात हो रही है कि जो रशिया है वो इस जो ये मिशन है रशिया और चाइना का, इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा. ठीक है. So, with Chandrayaan 3, India has also demonstrated familiarity with the major types of interplanetary spacecraft. क्या क्या चीज़ें ऑर्बिटर्स, लैंडर्स, रोवर्स चंद्रयान 3 में ये सब इन्वॉल्व थे और अब इससे पता चल रहा है कि इंडिया ने डेमोन्स्ट्रेट किया है, शो किया है कि इंडिया इन सब टेक्नोलॉजीज से फेमिलियर है, इन सब चीज़ों के बारे में जानता है सक्सेसफुली. ऑर्बिटर्स, लैंडर्स एंड रोवर्स ये सब भी चंद्रयान 3 मिशन के पार्ट थे. द चंद्रयान 3 रोवर इज रूडिमेंट्री, बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है, एंड स्पीक्स टू एन इम्पॉर्टेंट फोकस एरिया फॉर द इंडियन स्पेस प्रोग्राम, द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइंटिफिक मिशंस. तो ऑल्दो बहुत एडवांस रोवर नहीं है, बहुत बेसिक, बहुत सिंपल रोवर है, लेकिन हमारा फोकस किस पर है? इंडियन स्पेस प्रोग्राम का फोकस है प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन पे साइंटिफिक मिशंस के. तो इस पर हमारा फोकस है. The data from Chandrayaan 3's scientific instruments will be crucial because the mission will be the first to physically, chemically and thermally characterize the soil. तो जो चंद्रयान 3 से हमें साइंटिफिक डेटा मिलेगा वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो पहला ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि लूनर सॉइल को 3 अलग अलग तरीक़ों से एनालाइज करेगा, फिजिकली, केमिकली एंड थर्मली. ठीक है, लूनर सॉइल को and subsoil and air near the moon's southern pole on location. ठीक है. India has some measure of technological superiority now compared to most other spacefaring countries. Has some measure of technological superiority, some amount of कि इंडिया के पास अब एक तरीके से सुपीरियर है बाकी कंट्रीज से. किस सेंस में कि इंडिया ने बाकी कंट्रीज से पहले जो है अपना जो स्पेसक्राफ्ट है वो लैंड कराया लूनर साउथ पोल पे, जबकि काफ़ी कंट्रीज ट्राई कर रही थी. इनफैक्ट इसराइल, जापान, इंडिया, रशिया, तो ये सब कोशिश कर रहे थे कि पहले लूनर साउथ पोल पे लैंड कराए अपना स्पेसक्राफ्ट, बट इंडिया वाज एबल टू अचीव इट. सो तो जो ये स्पेस फेयरिंग है, फेयरिंग वर्ड जैसे आपने सी फेयरिंग वर्ड सुना होगा. ठीक है, तो सी फेयरिंग मतलब जो समुद्र में यात्रा करते थे, एक्सप्लोर करते थे. स्पेस फेयरिंग मतलब जो स्पेस को एक्सप्लोर करते हैं. ठीक है, तो स्पेस को एक्सप्लोर करने वाली कंट्रीज में भी इंडिया के पास अब एक सुपीरियरिटी है एंड इट शुड प्रेस द एडवांटेज. अपनी जो ये एडवांटेज है, जो सुपीरियरिटी है, इसको यूज़ करना है, प्रेस करना है बाय गोइंग टू मोर प्लेसेस इन द सोलर सिस्टम. ऐसा नहीं, यहाँ तक रुकना नहीं है
और नए जो है लोकेशंस को एक्सप्लोर करना है सोलर सिस्टम में, एंड कंडक्टिंग स्टेलर साइंस। और फिर हमें स्टेलर क्या होता है, स्टार जैसी, तो स्टेलर साइंस हमें अटेम्प्ट करनी है। एक तो स्टार्स से रिलेटेड हमें स्टार्स के बारे में और जानना है। दूसरा, स्टेलर का मतलब क्या होता है, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग, और हमें आउटस्टैंडिंग साइंस यानी एक्सीलेंटली हमें जो है अपनी एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने हैं, नए हॉराइजन्स को पहुंचना है, रीच करना है। ठीक है, द बेटर स्पेस बेस्ड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स currently operated by India are largely concerned with Earth observation। तो हमारे पास बेटर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हमने जो भी चंद्रयान 3 पर इंस्ट्रूमेंट्स भेजे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वो एनालाइज करेंगे लूनर की सॉइल को, लेकिन उनसे ज़्यादा एडवांस्ड हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अर्थ पे फोकस्ड है, जैसे कि एंड रिमोट सेंसिंग, जैसे एस्ट्रोसैट, उसके ज़्यादातर हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो वो अर्थ पे ही फोकस्ड हैं। एक्सेप्शन थी एक एस्ट्रोसैट, ठीक है, इज़ अ नोटेबल एक्सेप्शन एज द फोर्थकमिंग आदित्य L1। और फोर्थकमिंग मतलब जो फ्यूचर में होने वाला है मिशन, अभी रिसेंटली होगा आदित्य L1 जो सन को ऑब्जर्व करेगा, तो ये भी एक एक्सेप्शन है। एक्सपोसैट एंड निसार मिशंस आर एक्सपेक्टेड टू बी, तो ये जो मिशंस आने वाले हैं फ्यूचर में, आदित्य L1, एक्सपोसैट एंड निसार, ये भी जो है वो अर्थ पे फोकस नहीं होंगे। तो अब एक्सेप्शंस आने लगे, पहले हमारे ज़्यादातर जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो फोकस करते थे अर्थ पे। In the relatively recent past, Chandrayaan-1 was scientifically well equipped, whereas the Mars orbiter mission had room for improvement। हमारा जो चंद्रयान 1 मिशन था वो साइंटिफिकली वेल इक्विप्ड था, उसमें बहुत तरह के सेंसर्स थे, और उसने मून के सरफेस पे वाटर की भी जो है वो डिस्कवरी की थी। लेकिन जो हमारा मार्स ऑर्बिटर मिशन था वो रूम फॉर इम्प्रूवमेंट था, यानी कि उसमें थोड़ा और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता था। इट वॉज अ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर बट एट द सेम टाइम इट डिड गेट टू मार्स। वो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर था, ये शो करने के लिए कि हाँ हम भी मार्स तक पहुंच सकते हैं, और वो सक्सेसफुल रहा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उसमें रूम फॉर इम्प्रूवमेंट थी, लेकिन वो फिर भी वो सक्सेसफुल रहा। बेटर साइंस रिजल्ट्स डिमांड मोर इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च। अब अगर हमें और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स चाहिए और ज़्यादा हमें सक्सेसेस चाहिए, चाहे वो स्पेस एक्सप्लोरेशन हो या फिर दूसरे साइंटिफिक जो फील्ड्स हैं उनमें हो, तो उसके लिए हमें चाहिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिसर्च में। उसके अलावा वो भी होनी चाहिए, पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए, रेदर दैन स्पेंडिंग कट्स। ऐसा ना हो कि हम अपने जो साइंटिफिक मिशंस हैं या प्रोजेक्ट्स हैं उनमें फंडिंग कम करें। एंड मिशन डिज़ाइन दैट पुट साइंटिफिक आउटकम्स बिफोर इंजीनियरिंग थ्रेशहोल्ड्स एंड लॉन्चेबिलिटी। तो उसके अलावा हमें चाहिए ऐसे मिशन डिज़ाइन जो कि साइंटिफिक आउटकम्स को, कि हमें ये ऐसे मिशंस को करने से क्या मिलेगा, क्या अचीवमेंट्स होंगी, उस पर फोकस करें, बजाय वो इंजीनियरिंग थ्रेशहोल्ड्स या लॉन्चेबिलिटी, यानी कि लॉन्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, इंजीनियरिंग थ्रेशहोल्ड्स यानी कि इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कितना चैलेंजिंग हो सकता है। तो इन सब से ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि क्या हमें साइंटिफिक जो आउटकम्स हैं, यानी क्या हम अचीव कर सकते हैं साइंस में, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए बाकी चीज़ों से। तभी जो है हमारे साइंस रिजल्ट जो है वो बेटर होंगे। सो आई थिंक कि आपने एक एंजॉय किया होगा इसको रीड करना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? रूडिमेंट्री हमने देखा था अभी, बिल्कुल बेसिक या सिंपल किसी चीज़ को हम कहते हैं, और उसका हमें ऑपोजिट वर्ड फाइंड करना है। तो अनवील्डी, ठीक है, अच्छा ये सभी वर्ड्स हम पहले कवर कर चुके हैं। तो अनवील्डी, वील्ड करना, जैसे वील्ड अ वेपन, यानी कि उस वेपन को जो है यूज़ करना। तो अनवील्डी मतलब ऐसी चीज़ जिसको आप ढंग से यूज़ नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा हैवी है। ठीक है, तो एक बेसिक चीज़ की बात हो रही है और यहाँ पर एक चीज़ की बात हो रही है जो बहुत ज़्यादा हैवी है, जिसे यूज़ करना मुश्किल है, तो ये उसका ऑपोजिट तो नहीं है। अनरिफाइंड, रिफाइंड होते पॉलिश्ड, यानी कि जो कि बहुत अच्छे से कोई चीज़ बनाई गई है। अनरिफाइंड मतलब कि क्रूड है,
वो उसके सब सिस्टम्स अच्छे से वर्क नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो कुछ कुछ रूडिमेंट्री जैसा ही मीनिंग है, अनरिफाइंड रूडिमेंट्री। लेकिन हमें ऑपोजिट मीनिंग चाहिए, तो बी भी नहीं होगा। सोफिस्टिकेटेड क्या होता है? सोफिस्टिकेटेड इज डिटेल्ड, ठीक है, कॉम्प्लेक्स। तो बेसिक एंड कॉम्प्लेक्स, तो सोफिस्टिकेटेड, तो रूडिमेंट्री का ऑपोजिट है सोफिस्टिकेटेड, सी हमारा आंसर होगा। ग्रिटी एंड पेटी भी देखते हैं। ग्रिटी इज जो करेजियस होता है, कोई बहुत ज़्यादा बहादुर होता है, ठीक है, एंड पेटी इज वेरी स्मॉल, तो पेटी भी बेसिक का ऑपोजिट नहीं है। ओके, तो जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं जो आज हमने कवर किए, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो जो मंथली पीडीएफ है वो भी आपको अवेलेबल होगी। जुलाई की पीडीएफ भी अवेलेबल है, एंड अगस्त की भी जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पर आपको वीकली जो वो कैब है द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस की, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। नहीं तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। सो I hope you like this video. Do let us know in the comment section. Thank you.